हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा अध्याय 5 चल रहा है। चैप्टर का नाम है यात्रियों के नजरिए। इसमें आज का हमारा टॉपिक होगा एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई और बर्नियर के द्वारा किस प्रकार से नगरों का वर्णन किया गया है, यहाँ पर बताया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक को प्रारंभ करने से पहले अपने साथ एक नोटबुक रख लीजिए और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते हुए चलिए। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जितने भी आपके रिटर्न एग्जाम होंगे उन सभी एग्जामों में इतिहास से संबंधित कुछ टॉपिक पूछे जाते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैप्टर से संबंधित हमने वीडियो भी बनाई है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि अलबरूनी से संबंधित हमने वीडियो बनाई है। अलबरूनी के द्वारा किस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन किया है उस पर हमने वीडियो बनाई है। यहाँ पर इब्न बतूता के द्वारा जो वर्णन किया गया है उसका वीडियो बनाया है, और बर्नियर के द्वारा भी किस प्रकार की भू समागतों का जो क्वेश्चन था उसके ऊपर भी यहाँ पर वीडियो बनाई है। प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इन वीडियो को लिंक कर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, अब प्रारंभ करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर कि बर्नियर के द्वारा किस प्रकार से समाज का, यानी कि समाज का एक छोटे से वर्ग का वर्णन करता है यहाँ पर, तो उसकी सच्चाई के बारे में बताता है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो समाज और राज्य के बीच में संबंध थे जो वो कैसे थे। तो यहाँ पर वर्णन करता है समाज की छोटा सा वर्णन करता है, बताता है कि जो यहाँ पर मध्यकाल में जो शिल्पकारी वर्ग था, शिल्पकार थे, जो वो उत्पादन करते थे, उसके उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए कोई कार्य राज्य के द्वारा नहीं किए जाते थे, यानी कि शासक के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाता था जिससे कि शिल्पकारी को बढ़ावा दिया जा सके, उसके उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके। यहाँ तक कि राज्य के द्वारा उस पर टैक्स जरूर लगा दिया जाता था। जो भी उत्पादन होता था, शिल्पकारों के द्वारा जो उत्पादन किए जाते थे, उस पर जो मुनाफा होता था उस मुनाफे के ऊपर टैक्स राज्य के द्वारा लगा दिया जाता था। राज्य मतलब शासक के द्वारा उस पर टैक्स लगा दिया जाता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे ये सब जो उत्पादन कार्य होते थे ये पतनोन्मुख होता चला गया, धीरे धीरे उसका पतन होता चला गया। तो ये स्थिति थी शिल्पकार के क्षेत्र में। अब व्यापार के बारे में बताता है। बर्नियर यहाँ पर वर्णन करता है कि भारत का जो व्यापार था वो अच्छी स्थिति में था, क्योंकि जितने भी उत्पादन यहाँ पर होते थे, जो वस्तुएं यहाँ पर बनाई जाती थी, उनकी विश्व में अनेक देशों में बहुत अधिक मांग थी, बहुत अधिक मांग थी। और उस उत्पादन के बदले भारत में अनेक धातुएं आती थी, जैसे कि सोना और चांदी के रूप में वहाँ पर जो धातुएं आती थी। जो चीज़ भारत से निर्यात किया जाता था उसके बदले भारत में सोना चांदी आता था। इससे जो यहाँ का व्यापार था वो अच्छा था, और जो व्यापार होता था वह यहाँ की मजबूती के लिए बहुत ही उपयोगी था, यानी कि भारतीय व्यापार मजबूत था। यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है। और इस व्यापार को करने में एक अच्छा व्यापारिक समुदाय थे, जो कि लंबी दूरी के जितने भी व्यापार होते थे उन सभी में विनिमय का कार्य वो करते थे, वस्तु विनिमय का कार्य करते थे। एक साइड से वस्तुओं को ले जाते थे, दूसरी साइड से दूसरी वस्तुओं को लाते थे, और इस तरह से वो व्यापार यहाँ पर करते थे। यानी कि भारत में बनने वाली जितनी चीजें होती थी, जो उत्पादन भारत में किया जाता था, जिसकी डिमांड विदेशों में थी, वह उनको विदेशों में ले जाकर के बेचते थे, और वहां से वो वस्तुएं लाते थे जो जिन वस्तुओं की भारत में मांग होती थी। इस प्रकार से जो यहाँ का व्यापारिक समुदाय था वो उस समय व्यापार करता था, और विनिमय में संलग्न है, विनिमय में वस्तु विनिमय में संलग्न था। और इसमें जो लाभ होता था, भारतीय व्यापारियों को लाभ, काफी अच्छा लाभ यहाँ पर होता था। अब इसी के साथ बर्नियर वर्णन करता है कि भारत की सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य किस प्रकार का है। इसमें यहाँ पर बताता है कि भारतीय जो किसान था, यहाँ की जो फसल होती थी वो अच्छी होती थी। उसका कारण ये था कि जो भारतीय जो जमीन थी वो काफी उपजाऊ थी, और उपजाऊ जमीन जैसे कि बंगाल का क्षेत्र ले लें, गंगा यमुना का दोआब का जो क्षेत्र ले लें, यहाँ पर अच्छी फसल होती थी, अच्छी खेती की जाती थी, उसका यहाँ पर काफी उत्पादन यहाँ पर होता था। ये वर्णन करता है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करता है कि वो बताता है कि जो भारतीय शिल्पकार हैं वो आलसी हैं, लेकिन वह किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से, जो कि
उत्पादन की जो मांग थी, उसकी जो डिमांड थी, उसकी वजह से उत्पादन कार्यों में यहाँ पर लगे हुए रहते थे। ऐसा वर्णन यहाँ पर करता है। अब देखते हैं आगे। बर्नियर के द्वारा भारतीय नगरों का वर्णन किया गया है और हम देखते हैं कि बर्नियर के द्वारा, जैसे कि हमने पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि बर्नियर के द्वारा जो भी वर्णन किया गया है यहाँ पर आलोचनात्मक तुलनात्मक वर्णन किया है। भारत ने जो वर्णन किया है यूरोप के साथ में तुलना की है। अधिकांशतः जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक में बात कर लें, चाहे हम जनसंख्या की बात करें, चाहे भूस्वामित्व की बात करें, चाहे किसानों की समाज की बात करें या नगरों की बात करें, उन सभी चीज़ों में उसने यूरोप के साथ में तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि बर्नियर ने किस प्रकार से यहाँ पर भारतीय नगरों का वर्णन किया है। तो बर्नियर बताता है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट। तो यहाँ पर कहा गया है कि 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था और यह औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। नगरीय जो जनसंख्या थी उसके अनुपात से भी ये अधिक था जो जनसंख्या भारत की नगरों में रहती थी। बर्नियर मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर बताता है। अब बात आती है यहाँ पर कि बर्नियर भारतीय शहरों को कैसा नगर बताता है। भारतीय शहरों को वह शिविर नगर बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि बर्नियर भारतीय शहरों को कैसा नगर बताता है। बर्नियर भारतीय शहरों को शिविर नगर बताता है। उसके पीछे उसके कारण बताता है, जिससे उसका आशय क्या है। उसका आशय उन नगरों से था जो अस्तित्व और अपने आप को बनाए रखने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे, राजकीय संरक्षण पर या राजकीय आश्रय पर निर्भर होते थे। यह उन नगरों की बात करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका विश्वास था कि ये राजकीय नगर जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और उनके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनोन्मुख हो जाते थे। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है बर्नियर का, जो शिविर नगर होते थे वो इस प्रकार के नगर थे, जब तक राजकीय दरबार उन जगहों पर रहता था तब तक वह शहर वहाँ पर बने रहते थे। वहाँ की जो शान शौकत बनी रहती थी, चमक धमक बनी रहती थी, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा रहता था, बाजार होते थे और विभिन्न प्रकार के राज दरबार से जुड़े हुए जो लोग थे, मंत्री संतरी अधिकारी, सभी लोग वहाँ पर बने रहते थे। और उस वजह से क्या होता था कि उस जगह पर वहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होता था और यह नगर वहाँ पर बने हुए रहते थे। लेकिन जैसे राजकीय दरबार कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट होता था, दूसरी जगह चला जाता था, दूसरे स्थानों पर चला जाता था, तो उनके साथ साथ ही यह नगर भी चले जाते थे। यहाँ से जो रहने वाले जो लोग हैं वो भी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, जहाँ पर राजा की राजधानी चली जाती थी या राजकीय दरबार चला जाता था। उसके साथ साथ उन नगरों का भी पतन हो जाता था। फिर वहाँ पर कोई नगर की स्थिति अच्छी नहीं रहती थी, ये नगर वहाँ से शिफ्ट हो जाते थे। इसलिए इन नगरों को बर्नियर ने शिविर नगर कहा है, यानी कि अस्थायी नगर कहा है, टेंट नगर इनको कहा है। तो इसका कहने का अभिप्राय यह था। उसने ये भी सुझाया है कि इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव व्यवहार्य नहीं थी। जो ये नगर होते थे इनकी सामाजिक और आर्थिक नींव अच्छी नहीं थी, व्यवहार्य नहीं थी, यानी कि स्थायी नहीं थी। ये राजकीय प्रेशर पर आश्रित होते थे। राजकीय जो प्रेशर होता था, राजकीय जो संरक्षण होता था, उसी पर यह नगर आश्रित होते थे, जबकि वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। देखिए यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि बर्नियर ने जो मध्यकालीन मुगलकालीन जो नगरों की बात की है उसमें उसने उन नगरों को शिविर नगर बताया है। और शिविर नगर क्यों थे? क्योंकि वहाँ पर राजा दरबार लगता था, राजा का दरबार लगता था और राजा वहाँ पर रहता था, बादशाह वहाँ पर रहता था। बादशाह के रहने के साथ साथ ही उन जगहों का विकास हुआ और ये विकास था अस्थायी विकास था, स्थायी विकास नहीं था। और इस तरह के जो नगर थे उनको राजा का संरक्षण, राजा का प्रेशर मिलता था, उसका संरक्षण मिलता था, उसका राजा का आश्रय मिलता था, इसलिए वह नगर फलते फूलते थे। और यहाँ का जो सामाजिक और आर्थिक जो नींव थी वो स्थायी नहीं थी, क्योंकि जब तक राज दरबार यहाँ पर रहेगा, राज्य से संबंधित जो कार्यक्रम होते थे वो होते रहेंगे, तो इन शहरों का
अस्तित्व बना रहता था। जैसे यहाँ से राज दरबार दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाता था, तो इन नगरों का अस्तित्व भी अपने आप ही शब्द ही खत्म हो जाता था। तो बर्नियर इस तरह का वर्णन करता है। फिर यहाँ पर बताते हैं कि जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं थी। जैसे कि बर्नियर बताता है, पूरी तरह से सभी नगर शिविर नगर यहाँ पर नहीं थे। कहने का अभिप्राय है, बर्नियर के द्वारा शिविर नगर की बात की गई, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग थी। सभी नगर सभी जितने भी नगर थे वो सब शिविर नगर नहीं थे, जबकि वास्तव में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। जैसे कि उत्पादक नगर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाता था, तो उत्पादक नगरों की बात करते हैं। व्यापारिक नगरों की बात करते हैं, धार्मिक नगर की बात करते हैं, तीर्थ स्थान नगर भी यहाँ पर थे। तो उत्पादन, जिन स्थानों पर उत्पादन होता था, विभिन्न प्रकार के उत्पादन किए जाते थे, जैसे कि रेशम का उत्पादन होना या सूती वस्त्र का उत्पादन होना, तो वहाँ पर भी गुजरात के जो नगर थे ये उत्पादन करते थे। व्यापारिक नगरों का बात करते हैं, धार्मिक नगर की बात करते हैं, तीर्थ स्थान से संबंधित जो स्थान थे वो नगर हैं। तो ये इस प्रकार के नगर शिविर नगर नहीं थे। ये इस प्रकार के नगर शिविर नगर नहीं थे, क्योंकि इन नगरों का जो विकास हुआ था वह किसी राजकीय प्रेशर के आधार पर नहीं हुआ था। इन नगरों का जो संचालन होता था, इन नगरों का जो प्रबंधन होता था, वह इन सभी जो समुदाय होते थे, जिन समुदाय के द्वारा यहाँ पर व्यापार किया जाता था, जो समुदाय इन नगरों में रहते थे, उनके द्वारा ही इसका पूरा संरक्षण एवं संचालन इन नगरों का किया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं कि इनका अस्तित्व, जो ये नगर थे, जो स्थायी नगर थे, इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक व्यवसायिक समुदाय के अस्तित्व का सूचक था। यानी कि यहाँ पर जो व्यापारिक एवं व्यवसायिक समुदाय इन नगरों में रहते थे, जिनकी वजह से यह नगर स्थायी तो था। व्यापारी अक्सर, जो व्यापारी होते थे, अक्सर मजबूत सामुदायिक तथा बंधुत्व के संबंधों से जुड़े होते थे। अपनी जाति तथा व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से संगठित रहते थे। जो व्यापारी होते थे, व्यापारिक समुदाय होते थे, ये अपनी जाति एवं व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से संगठित रूप से जुड़े रहते थे, और यही इन नगरों के स्थायित्व का कारण था। पश्चिम भारत में ऐसे समुदायों को महाजन कहा जाता था। जो पश्चिम भारत के जो नगर थे, ऐसे नगरों में रहने वाले जो लोग थे, जो समुदाय थे, उनको महाजन कहा जाता था, और उनके मुखिया को सेठ कहा जाता था। जो महाजनों के जो मुखिया होते थे उसको सेठ कहा जाता था। यहाँ पर जैसे कि अहमदाबाद के बारे में बताया कि अहमदाबाद जैसे शहर केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया द्वारा होता था। अहमदाबाद नगर की बात बता रहे हैं यहाँ पर कि अहमदाबाद नगर में शहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के द्वारा होता था, जिसे नगर सेठ कहते थे। उसको क्या कहा जाता था? नगर सेठ कहते थे। जो इन सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता था उसको नगर सेठ कहा जाता था। अन्य शहरी समूहों में व्यावसायिक वर्ग जैसे कि चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि सम्मिलित थे। तो जो शहर थे, यहाँ पर शहरों में बहुत सारे समुदाय थे, बहुत सारे वर्ग के लोग रहते थे, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे। जैसे चिकित्सक, उनको वैद्य कहा जाता था, अध्यापक होते थे, अधिवक्ता होते थे, चित्रकार होते थे, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक आदि, ये सभी शहरों में रहते थे और जहाँ कहीं राजकीय प्रशय पर आश्रित थे और कहीं पर ये राजकीय प्रशय पर भी आश्रित होते थे ये वर्ग। कई अन्य संस्थान संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे। और कई जगहों पर यहाँ पर यह बताया गया है कि जितने भी ये समुदाय होते थे, जितने वर्ग होते थे, चिकित्सक वर्ग, अध्यापक वर्ग या अधिवक्ता वर्ग, चित्रकार वर्ग, वास्तुविद वर्ग, संगीतकार, इन सभी को राजा के द्वारा प्रशय दिया जाता था, उसको संरक्षण दिया जाता था। लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं था। कुछ स्थान ऐसे भी थे जो अन्य संरक्षकों या भीड़ भाड़ वाले बाजारों में आम लोगों की सेवा द्वारा जीवन यापन करते थे ये लोग, यानी कि और दूसरे लोगों के द्वारा भी इनको संरक्षण एवं प्रशय दिया जाता था इस वर्ग को। तो इस प्रकार के यहाँ पर नगरों का वर्णन यहाँ पर बर्नियर के द्वारा किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों,
ये हमारा टॉपिक हो चुका है। यहाँ पर आज हमने आपको कराया है कि बर्नियर के द्वारा जो समाज है, समाज में शिल्पकार वर्ग के बारे में एवं व्यापारिक वर्ग के बारे में यहाँ पर बताया है। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर नगरों के बारे में बताया है कि भारतीय जो नगर थे वो किस प्रकार की स्थिति में थे, उनके बारे में बर्नियर क्या सोचता था, उसका वर्णन हमने यहाँ पर किया है कि बर्नियर भारतीय नगरों को शिविर नगर कहता था। फिर उसके बीच में हमने, क्योंकि आलोचनात्मक वर्णन है, तर्क और पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों की बात की गई है। फिर यहाँ पर बताया गया कि नहीं, सभी नगर जो थे वो शिविर नगर ही थे। यहाँ पर स्थायी नगर भी थे, जैसे कि व्यापारिक नगर थे, धार्मिक नगर थे, तीर्थ स्थल से संबंधित नगर थे, उत्पादन करने वाले जो केंद्र थे उस तरह से नगर थे, उन नगरों की बात कही है। और फिर उन नगरों में रहने वाले जो इन नगर, ये इस प्रकार के नगर थे, इन नगरों का जो संचालन होता था, इनका जो प्रबंधन होता था, इनका जो रखरखाव होता था, यह राज्य के द्वारा नहीं होकर के जो यहाँ पर व्यवसायिक और व्यापारिक जो समुदाय रहते थे उनके द्वारा यहाँ पर ये किया जाता था। और इसमें जो वर्ग रहते थे उसको महाजन कहा जाता था। जैसे कि अहमदाबाद में कहा है कि जो व्यावसायिक समुदाय के जो लोग होते थे उनका जो प्रतिनिधित्व करता था वो एक महाजन होता था, जिसको संयुक्त रूप से सेठ कहा जाता था। यानी कि प्रतिनिधित्व करने वाले को सेठ कहा जाता था, नगर सेठ उसको कहा जाता था। तो इस तरह से हमने वर्णन किया है। फिर यहाँ पर बताया गया है कि नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग रहते थे, चिकित्सक रहते थे, अध्यापक रहते थे, अधिवक्ता रहते थे, चित्रकार रहते थे, वास्तुविद रहते थे, संगीतकार रहते थे, सुलेखक रहते थे, ये सभी लोग रहते थे। और इनको यहाँ पर कुछ स्थानों में कुछ इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि राजकीय प्रशय भी इनको दिया जाता था, और जहाँ पर राजकीय प्रशय नहीं दिया जाता था वहाँ पर अन्य संरक्षकों द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे यह टॉपिक था, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको 2-3 बार जरूर देखिए, परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। बर्नियर ने किस प्रकार से व्यावसायिक नगरों का, भारतीय नगरों का वर्णन किया है, भारतीय नगरों के बारे में क्या सोचता था, इस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन होगा, उसको आप तैयार कर लीजिए। यहाँ पर आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो सबसे ही आपको तैयार हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आगामी सभी वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।